नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं हिंदी प्रकोष्ठ के जो पश्चिम बंगाल के साथ जुड़े हुए हैं विवेक जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव। धन्यवाद। सर, हम लोग जानते हैं कि इस बीच हिंदी को लेकर के पश्चिम बंगाल में काफ़ी सक्रियता देखी जा रही है और काफ़ी कामकाज भी हो रहे हैं। ज़िले ज़िले में हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं प्रकोष्ठ के। इस बीच पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदी को लेकर के ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है, सामने ये विधानसभा चुनाव है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदी का मुद्दा नहीं उठ रहा है। हिंदी के लोगों की आवाज़ जो है, ममता बनर्जी हमारे जो नेत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि जो हिंदी भाषी समाज की आवाज़ जो है वो पूरी तरह या ठीक तरीके से उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हिंदी भाषी क्या किसी भी जगह, मान लीजिए अगर पूरे मेजॉरिटी में नहीं है, मान लीजिए जैसे हावड़ा में मेजॉरिटी में है, बट आप मान लीजिए जयगांव में या अलीपुरद्वार में या बीरपाड़ा में मान लीजिए अगर 3000 मजदूर हैं, वहाँ पे 500 हिंदी भाषी 2500 नहीं है, तो वो 500 लोगों की आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही थी। तो हम लोग चाहते हैं कि जो दीदी का जो सपना है कि पश्चिम बंगाल सरकार का जो फ़ायदा है वो गांव-गांव, कोने-कोने, एक-एक आदमी तक पहुंचे। तो ये 500 लोग छूटने नहीं चाहिए। इनसे अलग से बातचीत की जाए, इनकी अलग से समस्या सुनी जाए। बहुत सारी समस्याएं जो है वो लोकल लेवल पे सॉल्व हो सकती है, बहुत समस्याएं हम लोग नवान्नों में सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही इन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये राजनीतिक प्रक्रिया में किसी तरह से अलग है। ये बंगाल की जनजाति का, मिट्टी का, राजनीति का, संस्कृति का अभिन्न अंग है और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इनको हम लोग एक भाई की तरह, जो भाईचारा है वो होना चाहिए। बिल्कुल सर, विवेक जी से हम लोग बातचीत करें। इसी बीच हम लोग जानना चाहेंगे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर के और ज़मीन के पट्टे को लेकर के काफ़ी समस्या जो है वो देखने को मिल रही थी। कास्ट सर्टिफिकेट में दो तरह की समस्याएं हैं। एक समस्या है कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो वो उसका काम इसीलिए द्वारे सरकार और ये बाकी सब कैंप लगाए जा रहे हैं जहां इस प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर दिया जा रहा है। कई जगह बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन का, तो उसका भी जहां संभव हो रहा है हम लोग रास्ता या जो भी कानूनी तौर तरीके से किया जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हम हड़बड़ी में कोई ऐसा सर्टिफिकेट इशू करे जिसको बाद में कोई चैलेंज कर दे या कैंसिल करा दे या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या नौकरी में जाके उसको तकलीफ हो। दूसरा समस्या ये है कि बहुत सारे कास्ट SC ST जो हमारे भाई बहन हैं वो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में SC ST लिस्ट में हैं, मगर यहाँ नहीं है। तो वो लिस्ट का जो रिव्यू का एक प्रोसेस है वो बहुत लंबा और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वो प्रोसेस हम लोग चुनाव के बाद विचार विमर्श करके उस प्रोसेस को चालू करेंगे। जहाँ तक ये सर्टिफिकेट्स और ये ज़मीन के पट्टे की आपने बात कही, तो उस पर काम शुरू हो गया है। जैसा कि आप थोड़ी देर पहले सुने थे, कुछ लोगों को पट्टा मिल भी रहा है। मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल सरकार 11 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। काम करते वक्त भेदभाव नहीं कर सकती है कि मैं नेहा को तो पट्टा दे दूँ, विवेक को नहीं दूँ, भले ही दोनों का सरनेम गुप्ता हो। ये संभव नहीं है वहाँ पे। अगर नेहा का कागज़ सही है, नेहा का विवेक गुप्ता का कागज़ सही है, मगर क्योंकि N V से पहले आता है लिस्ट में, N प्रोसेस हो जाएगा, N को मिल जाएगा। V को हो सकता है तकलीफ हो, मगर V का भी अगर कागज़ सही है तो V का नंबर भी आएगा, उसको भी मिलेगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर कोई असुविधा है कागज़ पत्थर में तो वो डॉक्यूमेंटेशन वो होगा। मगर पहले क्या होता था कि अगर कोई चीज़ फाइल काम नहीं होती थी, वो फाइल साइड कर दी जाती थी। अब हम लोग इस बार चेष्टा ये कर रहे हैं कि ये फाइलें साइड नहीं हो। हम लोग पहले जिनका काम हो सकता है उनको दे दें, जिनका नहीं हो रहा है उन फाइलों को एक एक करके लिया जाएगा। उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई यूनिक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसका अलग समाधान है। अगर मान लीजिए 10 लोगों का एक ही प्रॉब्लम है तो उसका कोई राजनीतिक और या प्रशासनिक सलूशन किया जाएगा। इस बीच देखा जा रहा है कि जब भी इलेक्शन सामने रहती है तो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी का जो प्राण केंद्र कहते हैं हम लोग दार्जिलिंग मोड़, वहाँ पर एक फ्लाईओवर की बात जो है वो सामने आ जाती है। अभी भी कुछ दिन पहले भी अब ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो ये मुद्दा इलेक्शन से पहले क्यों होता है या फिर हमेशा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मुद्दा हमेशा इलेक्शन पर आता है, क्योंकि ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं खुद इतने सालों से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी आता रहता हूँ, मुझे लगता है कम से कम ये 10 साल पुराना मुद्दा है, शायद उससे भी ज़्यादा पुराना मुद्दा है। ट्रैफिक सिलीगुड़ी में बढ़ेगा ही, आबादी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, लोग तरक्की कर रहे हैं। हो सकता है 10 साल में ये मुद्दा और गंभीर हो गया है, मगर ये मुद्दा लाइफ फ्रेम जमाने के टाइम से। जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, मुझे लगता है कि हम लोगों को भी ये समस्या मालूम है, हमारे नेताओं को भी मालूम है और इसको टेकअप भी किया गया है।
मगर अगर आपने दार्जिलिंग मोड़ देखा है, वहाँ पर फ्लाईओवर बनाना कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसे फ्लाईओवर ले जाके वहाँ रख दें। वहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ ब्रिजेस बने हुए हैं, कुछ कलवर्ट्स बने हुए हैं, कुछ अजीब अजीब तरह के कंस्ट्रक्शन हुए हुए हैं। ये बहुत ही जटिल वो होगा। और वहाँ शायद कुछ अटेम्प्ट भी किया गया था, बट वो अटेम्प्ट फिर उसको छोड़ना पड़ा बीच में क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। मुझे लगता है ये काम होना तो है ही, क्योंकि लोग तकलीफ पा रहे हैं। एक एक डेढ़ घंटा ट्रैफिक में जो है लोगों का पेट्रोल जल हो रहा है, पेट्रोल जल रहा है, समय ख़राब हो रहा है। ये समय का खाली बात है कि कितनी जल्दी इसको लिया जा सकता है, क्योंकि होना तो है ही और कोई ना कोई सरकार ही करेगी इसको। विवेक जी, हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी अहम मुद्दों पर इनसे बातचीत हो रही है। इसी बीच हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी शहर एक ऐसा व्यस्ततम जगह है, चिकन नेक कहा जाता है, इससे संलग्न बॉर्डर्स इलाके जुड़े हुए हैं। यहाँ पर चलने के लिए, पैदल चलने के लिए भी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक सुझाव अगर राज्य सरकार तक पहुँचाते हैं कि अगर जो चलने के लिए कोई ओवर ब्रिज बना दी जाए, वॉकिंग ब्रिज बना दी जाए, तो कैसा? देखिए, फुट ओवर ब्रिज जिसको हम लोग कहते हैं, जो आप शायद वो बताना चाह, फुट ओवर ब्रिज जो है ये लोकल म्यूनसिपैलिटी का काम है और म्यूनसिपैलिटी इसके लिए टेंडर निकालती है। और आपको जानकर खुशी होगी, इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जो इसमें जो एक नियम, एक स्कीम दीदी ने निकाली थी और वो स्कीम पूरे बंगाल में चालू है कि कोई ना कोई आदमी उस फुट ओवर ब्रिज का काम ले सकता है। उसको बनाने का खर्चा उसको देना पड़ेगा, म्यूनसिपैलिटी कुछ भी नहीं देगी। और उसको वहाँ पे शायद, जहाँ अगर मेरी मेमोरी ठीक है, तो 20 साल या 30 साल के लिए विज्ञापन का आधे फुट ओवर ब्रिज पे राइट्स भी मिलते हैं। तो उस विज्ञापन से वो ब्रिज बनाने का खर्चा भी निकाल लेते हैं। तो मैं देखिए, एकदम मैं म्यूनसिपैलिटी की तो जानकारी नहीं जानता, बट मुझे लगता है कि यहाँ भी म्यूनसिपैलिटी जो भी लोग हैं, अगर वो यहाँ चाहें, अशोकदा लोग जो भी हैं, अगर वो लोग चाहें तो ये काम हो सकता था। इसमें उल्टा एक तो मारवाड़ी कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए। मतलब उनके जेब से कुछ नहीं लगेगा, लोगों को फुट ओवर ब्रिज भी मिल जाएगा, खाली चाहने की कमी है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ के जो नगर निगम है, उनको इन सभी मुद्दों को देखना चाहिए, तब ये हो जाएगा आसानी से। वो चाहें तो ये काम बहुत आसानी से लोकल लेवल पर हो सकता है। हमको बोला जाएगा बनाने के लिए, तो हम तो आगे पीछे बना ही देंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मतलब पश्चिम बंगाल सरकार, मैं सरकार में नहीं हूँ, बट मुझे लगता है पश्चिम बंगाल सरकार सभी कुछ करने में सक्षम है, कर ही देगी। मगर जो काम लोकली आराम से बिना तकलीफ के हो सकता है, उसके लिए आपको कलकत्ता आने के लिए या उत्तर कन्या जाने की दरकार नहीं है। जहाँ आप फुट ओवर ब्रिज चाह रहे हैं, SGD, SMC, सब उनका दफ्तर। यहाँ की जनता चाहती है कि पैदल चलने के लिए भी एक हो। बिल्कुल। और जहाँ तक फुटपाथ का सवाल है, फुटपाथ पे भी कंजेशन है। मुझे लगता है कि उसको भी, अगर वो हॉकर्स के भाइयों के साथ बैठ के ठीक से बातचीत की जाए, तो वो लोग भी फुटपाथ को ऐसा बना देंगे कि फुटपाथ पे आदमी भी चल सके और उनका भी काम हो सके। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, आप एक नए शब्द की कुछ बात कर रहे थे अपने सभा के दौरान, जब आप मीटिंग कर रहे थे, तो वो नया शब्द क्या है? नए शब्द की बात कर रहे थे, जब आप कह रहे थे कि कुछ बाहरी शब्द या फिर नए शब्द की कुछ एक बात कर रहे थे, वो क्या है? बाहरी शब्द के लिए आप कुछ नहीं, तो मैंने तो इतना अच्छे से समझा दिया, आप चाहते दोबारा रिकॉर्ड नहीं। बाहरी क्या है? भारत एक गणतांत्रिक देश है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी देश में जाके आना जाना, रहना, खाना पीना, व्यवसाय, चुनाव, भीड़ लड़ सकता है। उसको कोई बाहरी नहीं कहेगा, ना हम कहेंगे उनको, ना वो लोग कहेंगे हमको। हम बाहरी उन लोगों को कहते हैं जो यहाँ उपद्रव मचाने आते हैं, जो अशांति मचाने आते हैं, जो सिर्फ इस चुनाव के माहौल का फ़ायदा उठाकर दंगा मचाना चाहते हैं, लूट खसोट करना चाहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में जब आते हैं, भारत की अस्मिता, भारत की शांति भंग करने के लिए, तो उनको हम लोगों को बाहरी कहना पड़ता है। इन्फिल्ट्रेटर जिसको वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी इलाके में भी काफ़ी ऐसे स्कूल है, हिंदी मीडियम के स्कूल है, लेकिन महिला स्कूलों की कुछ कमी यहाँ के जनता जो है वो ऐसा ये फील करते हैं, तो उनके लिए आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि महिला विद्यालय हिंदी मीडियम में क्या होने वाला है? आपने बहुत ज्वलंत और बहुत सही सवाल पूछा है। इसकी ज़रूरत अब महसूस हो रही है। देखिए, हम लोग जब पॉलिसी प्लानिंग या गवर्नमेंट पॉलिसी प्लानिंग करती है, तो पहला हमारा मुद्दा या पहला माइलस्टोन ये था कि पहले उन इलाकों में स्कूल तो हो जाए जहाँ स्कूल नहीं। अब जहाँ जहाँ स्कूल इस्टेब्लिश हो गए, स्मूथली रनिंग कर रहे हैं, सब कुछ वो हो गया है। अब वहाँ पे चूंकि लड़कियों की स्कूल का एक हमेशा एक वो रहता है कि उनको एक ज़रूरत रहती है, अब वहाँ पे उन स्कूलों पर भी काम
होगा। डॉक्टर शशि पांजा हैं हमारी वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर, हम परसों ही उनके साथ एक दही चूड़े के प्रोग्राम में कलकत्ता में थे, हमने उससे जिक्र भी किया था, तो उन्होंने कहा आप बताइएगा, हम लोग दोनों चल के एजुकेशन मंत्रालय को कहेंगे, उनको प्रपोजल देंगे कि आगे ये बनाया जाए, जहाँ जहाँ स्कूल हो गई है वहाँ वहाँ ये महिला स्कूल जो है या लड़कियों की स्कूल्स की भी पर काम शुरू हो। ये एकदम जायज़ है, ये होना भी चाहिए, मगर जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रायोरिटी में अगर देखा जाए तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ पहले स्कूल तो पहुँच जाए जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है, उसके बाद लड़कियों का स्कूल भी बनेगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था 10 साल में कोई भी ऐसा दावा नहीं है कि हमने सारा काम कर दिया या हमने सारी समस्याओं को दूर कर दिया है। अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी कारवां रुकेगा नहीं, अभी कारवां दौड़ेगा उस तरफ। सर, एक प्रश्न मन में यहाँ पर जनता काफ़ी खटकती है, आए दिन दुष्कर्म की स्थिति जो है वो पूरे राज्य भर में कहीं या फिर बहुत सारी जगहों में देखते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ की बात करते हैं। इस बीच भी देखा जाता है कि बहुत सारी जगहों में दुष्कर्म की घटनाएं आती हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के क्या अहम कदम उठाने वाले हैं या फिर क्या उठा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको इसमें 2 बातें बताना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मगर जो मैं पेट्रोलिंग हम लोगों ने बढ़ा दी है, ख़ासकर ये जानते हुए कलकत्ता, सिलीगुड़ी, खासकर बंगाल जो है भारतवर्ष में महिलाओं की सेफ्टी के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर है। आई थिंक फर्स्ट नंबर स्पॉट है या 2 नंबर स्पॉट पर है, मतलब महिलाएं अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानती है बंगाल में। ये और हमारा डेटा नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म, भाजपा तो आरोप लगाती है कि यहाँ पर दीदी के ममता दीदी के आरक्षण पे ही यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं। क्या है जी, ऐसा है, भाजपा जो है वो दूर, देखिए क्या मैंने कहा ना, टूरिस्ट लोग जो होते हैं जब टूरिज़्म के लिए आप बाहर जाते हैं तो आप धूप का चश्मा लगाते हैं, तो जब वो बंगाल में आते हैं तो वो धूप का चश्मा लगाते हैं, तो उनको ज़मीन सच्चाई दिखती नहीं है और वो खासकर भूल के आते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं और वहाँ के आंकड़े क्या हैं। भाजपा जो है ये भूल जाती है कि वो जिन प्रदेशों से आ रही है वहाँ के आंकड़े क्या कह रहे हैं, जहाँ जहाँ उनका शासन है, जहाँ जहाँ वो राज कर रहे हैं। मगर किसी भी महिला के साथ ये दुष्कर्म होना बहुत दुखी बात है। हमारी सांत्वना, हमारी सहानुभूति है, हम उनका दुख दर्द समझ रहे हैं। उसके लिए जो उपाय हम लोगों ने सरकारी रूप में किया, हमने हर कमिश्नरेट को, हर पुलिस को कहा है, एक तो हर इलाकों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दुष्कर्म हो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि महिला लोग रात को न अकेले ना निकले, ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। हम लोग उस तरह, क्योंकि बीजेपी के काफ़ी नेता ने यही सुझाव दिया, क्योंकि आप जब बीजेपी की बात करती तो आप बीजेपी की पूरी बात नहीं करती, आप थोड़ी बात छोड़ देती हैं। बीजेपी के यूपी के नेता ने कहा है कि महिलाएं लोग शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद घर के बाहर क्यों निकलती हैं, अगर निकलेंगी तो रेप होगा ही होगा। ये आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो हम लोगों ने वो सोल्यूशन नहीं दिया, हम लोग पुलिस के गश्त बढ़ा रहे हैं, हम लोग उसको सख्ती से कर रहे हैं। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी कहा गया कि जब महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म होता है उस पर जब कोई सज़ा मांगी जाती है तो पूरी से पूरी सज़ा, कोई भी रियायत नहीं की जाए उसमें। और देश का कानून जो IPC, जो इंडियन पिनल कोड है, वो तो पार्लियामेंट बना सकती है। निर्भया एक्ट बना है, मगर हमें लगता है कि दुष्कर्म के मामलों के लिए जो कानून है वो पूरे ठीक नहीं है, उनको और शायद ठीक किया और कड़ा किया जाना चाहिए। वो केंद्र सरकार देखे, हम अपना काम कर सकते हैं। विवेक जी से काफ़ी मुद्दों पर बातचीत जो है वो हम लगातार रूप से कर ही रहे हैं। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं मीटिंग में ये भी कह रहे थे कि शिक्षकों की कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमी भी देखी जा रही है, क्योंकि केंद्र तो बनाए जा रहे हैं, शिक्षकों की आपूर्ति जो है वो किस तरीके से? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने पूछा। आपको पता होगा कि एड हॉक टीचर्स या पैरा टीचर्स की भर्ती की गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उन सारे अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया गया। तो अब ये जो टीचर्स हैं, अब एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के बाद ही ये टीचर बन सकते हैं, जो उनको B.Ed करना पड़ेगा और जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई आप वो सब अपना क्राइटेरिया पूरा करिए और टीचर बनिए, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास स्कूल्स हो गए हैं, कॉलेजेस हो गए, आज हिंदी यूनिवर्सिटी हो रही है, जैसा कि आपने देखा यहाँ और कॉलेजेस में हिंदी कोर्सेज की डिमांड हो रही है। तो ये तो पोस्टल कोर्स तो नहीं होंगे, किसी न किसी टीचर को क्लासरूम में जाना पड़ेगा। छात्र 40 के बीच में एक टीचर तो मुझे देना ही पड़ेगा एक क्लास के लिए। तो ये टीचर्स की कमी है,
ये हम लोगों ने जब एक सर्वे किया उसमें ये पता चला है, और उसी तहत में अब इस महीने के एंड में टीचर रिक्रूटमेंट का एक विज्ञापन भी निकल रहा है, जिसमें टीचरों की भर्ती के लिए एक स्पेशल ड्राइव, एक प्रयास, एक कैंपेन किया जाएगा। मगर उसमें कितने टीचर आते नहीं आते ये तो उन टीचरों के ऊपर में डिपेंडेंट है, बट हमें उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बट ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये और स्कूल्स बनेंगे और कॉलेजेस बनेंगे और काम होगा और टीचरों की भी दरकार पड़ेगी। जी विवेक जी, आपसे एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे थे कि भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला के ऊपर काम हो रहा है, तो ये काम जो है वो किस तरीके से हो रहा है, या फिर इसी जानकारी ठीक कर देता हूँ। ये जो मैंने कहा था ये पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी के संदर्भ में कहा था। पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी जो है वो पश्चिम बंगाल में हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी में सब तरह के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। हमने जो हमारी काउंसिल है, काउंसिल ने मीटिंग में हम लोगों ने फैसला किया कि जो काउंसिल की गतिविधियां हैं, जो काउंसिल के कार्यक्रम हैं, वो हम इन 4 इलाकों में या 4 एरियाज़ में कंसंट्रेट करते हुए, फोकस करते हुए लेंगे। इसमें डायरेक्टली जब हम कार्यक्रम करेंगे तो डायरेक्टली तो हम कोई नौकरी प्रदान नहीं कर रहे हैं अभी, फ़िलहाल अभी नहीं है, हो सकता है आगे जाके हो जाएगा, आप लोगों की शुभकामनाएं हुई तो। मगर जब ये कार्यक्रम होते हैं तो कोई ना कोई हिंदी भाषा भाषी को काम मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शायद परमानेंट या टेम्प्रेरी, वो मिलेगा। जहाँ तक नौकरियों का आप सवाल बता रहे हैं, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत सुखद एहसास हो रहा है कि उल्टा हिंदी भाषा भाषी आज के दिन किसी भी टीवी, आप लोग खुद मीडिया से हैं, किसी भी नेशनल चैनल से पूछ लीजिए, आज उनको टीवी में काम करने के लिए हिंदी पत्रकारों की, हिंदी ट्रेनीज़ की, हिंदी इंटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी एक भयंकर कमी महसूस हो रही है। उसी तरह आज हम समाचार पत्र चलाते हैं, हमारे को आज इंटर्न्स या ट्रेनीज़ या जो नए रिक्रूट हैं उनकी भयंकर कमी हो रखी, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे आसनसोल हो। तो आप बता रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही, हम लोगों को यहाँ लोग नहीं मिल रहे काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं या तो आपकी जानकारी में या हमारे जो जानकारी है वहाँ कहीं ना कुछ सिलीगुड़ी शहर में लेकिन ऐसे काफ़ी बेरोजगार है जो पीएचडी करके भी अभी सोच रहे हैं कि वो आगे क्या करेंगे। हिंदी में पीएचडी किया हुआ है तो भाई अब वो शायद उनको मैं खाली अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और मैं माफ़ी चाहूँगा मेरा अंदाज़ा लगाने के लिए, शायद उनको उनके मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही। और अगर उन्होंने पीएचडी किया है तो वो अपना बीएड कर लें और फिर उस टीचर ट्रेनिंग में प्रोग्राम में हिस्सा लें और साहित्य में काम करें, काव्य पाठ कर लें। आजकल तो इतने प्रोत्साहन मिलती, इतने कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, और आजकल तो हिंदी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो पूरे विश्व में हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में आप लिख के पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा भी ट्रांसलेशन का काम तो जग जाहिर है, मतलब वो तो मतलब 50 रुपये से लेके 1000 रुपया पन्ना तक मिलता है। अगर एक पन्ना करने में आपको आधा घंटा या 1 घंटा भी लगता है, और आपको अगर कोई 100 रुपया भी एक पन्ने का दे रहा है, तो आप एक दिन में 10 पेज भी करेंगे तो 1000 रुपया कमाई हो जाएगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा ही मिल जाएगा, मैं तो खाली आपको एक आंकड़े ऐसे ही ऑफ द कफ दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि भाई वो लोग शायद अपना मनपसंद काम तलाश रहे हों। काम है, यहाँ पर काम की कमी नहीं है। मतलब राज्य में काम है, लोगों को सही पथ चुनने की ज़रूरत है, राज्य सरकार के पास काम है, आप ये कहते हैं? मन लायक पथ चुनने की मन लायक। बहुत सारी बातों पर, मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल ये लेंगे कि सामने ही इलेक्शन है, तो इलेक्शन को लेकर के कैसी तैयारियां हैं और क्या उम्मीद करते हैं? इलेक्शन को लेकर पूरे कमर कस के सब मैदान में उतर चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। हम लोग आउटरीच कर ही रहे हैं, जैसे कि आपने तृणमूल प्रकोष्ठ के थ्रू देखा, और हमारा एक एक आदमी, हमारा एक एक ममता बनर्जी की सेना का एक एक सैनिक अपने दमखम पूरे से मैदान में उतर गया है और अपना पूरे जी जान करके लड़ाई करेगा। हम हिंसा नहीं चाहते। हमने कभी भी दीदी के साथ खुद बहुत हिंसा हुई है राइटर्स बिल्डिंग में, आप लोग सब जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते, युवा हैं, तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा कि राइटर्स बिल्डिंग में ज्योति बसु की सरकार ने दीदी के साथ कैसे हिंसा किया था। दीदी के ऊपर कई बार गोलियां चली, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, बट दीदी डटी रही, हिली नहीं। तो उसी लिए हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, मगर हम अपनी पूरे जोर से हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे, हम लोगों तक दीदी के कार्यक्रम को पहुंचाएंगे। हमें 10 साल मौका दिया, जनता ने अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया। उस 10 साल का हम लोगों ने सदुपयोग किया, लोगों के लिए काम किया है, वो काम हमको लोगों तक पहुंचाना है। और हम ये कह रहे हैं कि हम आने वाले 5 साल में और भी ज़्यादा काम करेंगे लोगों के।
एक बात ये भी है कि इस बीच बात चल रही है कि मुख्यमंत्री अपने उत्तर बंगाल दौरे पर आ सकती हैं, तो कब आ सकती हैं अगर वो बात अगला? ये बताना तो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि दीदी के प्रोग्राम तो भाई दीदी जाने, क्योंकि भाई देखिए यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो अपने कार्यकाल में एक बार भी दार्जिलिंग नहीं आते थे पूरे साल भर में। और यहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी सही है, दीदी कम से कम साल में 4-5 बार तो आ ही जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग करती है, बैठती हैं, लोगों से जनगण से मिलती है, अलग अलग हिस्से में जाती है। तो दीदी का तो ऐसी प्रेम है, वो चाहती बंगाल का कोई भी कोना उनसे छूटा ना रहे, तो वो आती रहेंगी। हालांकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है, समय कम है इसी बीच, लेकिन हम बातचीत करें विवेक जी से। इस बार टक्कर लेकिन देखा जा रहा है, बीजेपी और टीएमसी जो है वो पश्चिम बंगाल को अपनी मछली का आंख बना के रखा है, तो आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो एक नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, केंद्र सरकार में उनका राज है और उनका चुनाव लड़ने का तरीका वो जाने, मगर बहुत सारी जगह वो केंद्र सरकार के कई तंत्रों को इस्तेमाल कर रही है अपने रोटी सेकने के लिए। हम लोग गरीब लोगों की पार्टी, हम लोग, और हमारी नेत्री अपने पूरे कंधे पर निकालती है, उनके दमखम पे, उनके काम पर, उनकी सादगी पर, उनके ऑनेस्टी पर हम लोग सारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा चुनाव करने का तरीका अलग है, उनका चुनाव करने का तरीका अलग है। उनके यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने समय दिया और आज काफ़ी सारे मुद्दों पर हमने विवेक जी से बातचीत की। तो ऐसे ही आगे ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SK लाइव के साथ। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक, काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा, प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।